નમસ્કાર. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે અને કોંગ્રેસ એક સાંધે ત્યાં તીર તૂટી રહ્યા છે. પરંતુ આ વખતની ચૂંટણી જંગમાં કોંગ્રેસ પણ દમખમ લગાવીને મેદાને છે. ભલે જાહેર કાર્યક્રમો ન દેખાતા હોય, ભલે જાહેર રેલીઓ ન થતી હોય, પરંતુ ગુપચુપ રીતે કોંગ્રેસ આ વખતે એક નવી સ્ટ્રેટેજી સાથે મેદાને છે. અને આજ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને તેજ તર્રાર પ્રવક્તા જેમને ઓળખવામાં આવે છે आलोक शर्मा जी મારી સાથે છે. आलोक जी स्वागत है आपનું. धन्यवाद. सर, सबसे पहला सवाल, किस प्रकार की रणनीति के साथ कांग्रेस इस बार के जंग में है? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके मैदान में नहीं है. हम लोग जिस तरह से अपनी तमाम जो हमारे 8 वचन हैं, तमाम जो पर्चे हैं और हमारी जो नीतियां रही हैं, जो सरदार और बापू का गुजरात रहा है, उस आइडियोलॉजी को जनता तक पहुंचा रहे हैं. और दूसरे हिस्से में जो गुजरात में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और तमाम जो कौभांड रहे हैं इनके, जिस तरह से आज महंगाई है और जो तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेके ड्रग्स से लेके मोरबी से लेके कोरोना से लेके, हम केवल जनता को ये बता रहे हैं, गुजरात की जनता चिंतन और मनन के साथ वोट डाले और इस बार भाजपा को जो उनके जिस तरह का भी मिस गवर्नेंस रहा है उसकी सजा दे. गुजरात में आप कहाँ देखते हैं वो खास तौर पर, क्योंकि गुजरात में इस बार 3 मोर्चों पर जंग है, तो कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो 3 मोर्चे वाला है, ये कुछ हमारे जो नेशनल मीडिया वाले लोग हैं उन्होंने 3 मोर्चे बनाए हैं. कहीं कोई 3 मोर्चे नहीं. आम आदमी पार्टी जो अपने कार्यालयों में सरदार पटेल और बापू का फोटो नहीं लगा सकती पीछे, उसको नैतिक अधिकार ही नहीं है गुजरात की भूमि पर आकर वोट मांगने का. पहली चीज. दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी का 3D मॉडल है. वो जिस तरह से ड्रग्स का पैसा पंजाब से, दारू का पैसा दिल्ली से और दुष्कर्म यहाँ पर चल रहा है, उन तमाम 3D मॉडल के ऊपर वो यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. बाहर से पेड़ कार्यकर्ता लेकर आते हैं, एक दिन हो हल्ला करते हैं, पूरी तरह से मीडिया में छाकर उस वापस चले जाते हैं. ठीक है. उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे वो. उत्तराखंड में क्या हुआ? उनका जो सीएम कैंडिडेट था वो बीजेपी का प्रवक्ता है वहाँ. नहीं, पर आप गाली तो देते हो, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो दिल्ली में भी आपने समर्थन किया. भरत सिंह यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि जब ऐसा मौका आएगा तो हम देखेंगे, आम आदमी पार्टी से भी समर्थन ले सकते हैं. मनीष भाई, देखिए, 2 सवाल आपने पूछे. हमारे पास 8 विधायक थे, हमने समर्थन दिया उनको. जन लोकपाल और तमाम उन्होंने वायदे किए थे दिल्ली के अंदर. 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गए. क्यों नहीं बनाया जन लोकपाल? कहाँ है आज वो जन लोकपाल? हमने उनको एक्सपोज करने के लिए कि बनाइए सरकार, जो आप वायदे कर रहे हैं अन्ना आंदोलन में उनको पूरा कीजिए, वो पीछे हट गए. जहां तक भरत सोलंकी जी का प्रश्न है, कैटेगरिकली उन्होंने भी बाद में क्लैरिफाई किया. आइडियोलॉजी की बात की उन्होंने, बापू, एनसीपी, सब बातें एक फ्लो में बोले वो. लेकिन मैं आधिकारिक स्टैंड संदेश न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी से ना हमारा गठबंधन है और ना होगा. ना उनको हम समर्थन देंगे, ना उनका कभी लाइफ में समर्थन लेंगे. ठीक है सर. इस बार राहुल गांधी गुजरात चुनाव में नहीं दिख रहे हैं. देखिए, राहुल गांधी जी पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं और यात्रा से तुरंत पहले यहाँ कांग्रेस टूट रही है सर. यहाँ तुरंत पहले यहाँ पर आए भी थे और बहुत जल्द आप देखिएगा कि वो संदेश न्यूज पर दिखाई देंगे. 2017 से लेकर अब तक कुल मिला के 20 से ज़्यादा एमएलए कांग्रेस छोड़ चुके हैं. कांग्रेस के नेता आए दिन बोलते हैं कि हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, लेकिन वो चिंतन और मंथन दिखता नहीं सर. चुनाव से ठीक पहले भी एमएलए छोड़कर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कांग्रेस को. आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं. मैं पहले बाद वाले हिस्से को लेता हूँ कि कांग्रेस के अंदर चिंतन और मंथन और सोचने की बात होनी चाहिए. मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है उसके अंदर, इसमें कहीं पर डिनाई नहीं कर सकता मैं. लेकिन आज विपक्ष की भूमिका मनीष जी निभाना बहुत मुश्किल है. सब कुछ उनके पास है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के लालच, नोटबंदी का पैसा, सब कुछ उनके पास है. उसका जब वो दुरुपयोग खुलेआम सरेआम कर रहे हैं, आप किसी भी बीजेपी के विधायक की इनकम टैक्स की कॉपी मेरे पास ले आइए, ईडी सीबीआई मुझे दे दीजिए. अगर वो 24 घंटे में देश न छोड़ जाए तो बता दीजिएगा मुझे. वो तो कह रहे हैं हम वारसा जो है वो निभा रहे हैं, पहले कांग्रेस ये करती थी, अब ऐसा भी हो रहा है. कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया. कांग्रेस ने इस तरह से टारगेट करके नहीं किया कभी भी. कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कभी इस लेवल पर जाकर इस तरह की भाषा का उपयोग और इस तरह के कुकृत नहीं किए कभी भी. आप बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसी एमएलए के यहाँ ईडी सीबीआई भेज दी हो जानबूझकर? यहाँ हालत यह है कि वीरभद्र जी की बेटी की शादी थी, उस दिन जांच एजेंसियां उनके घर पर थी और जो जांच एजेंसियां
जिनके पीछे लगती हैं, बीजेपी जिन पर आरोप पत्र लेकर आती है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें, वॉशिंग मशीन से धुल जाएं, तो वो सब ठीक हो जाते हैं। एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर तमाम लोग। आप बताइए, ओवैसी हजारों करोड़ का आदमी है, उसके यहाँ ईडी सीबीआई एक बार भी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम करता है। आम आदमी पार्टी को केवल वो उतना चाहते हैं कि बीजेपी का नुकसान ना करे और कांग्रेस का नुकसान करे। मिला जुला खेल है, मिली जुली सरकार है, वो बी टीम है उनकी पूरी तरह से। उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कमलम से बनकर आते हैं, नाम जो है ओवैसी के भी वहीं से आते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस के नेता ये भी कहते थे सर कि जब तक कांग्रेस की बात करें सूची की, तो 15-20 नाम तो ऐसे ही कमलम में धरे जाते थे, कमलम से ही तय होते थे 15-20 नाम। नहीं, सेटिंग होती थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। देखिए, मैं इससे इतर चलता हूँ। आज 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए हुए हैं उनकी लिस्ट में। जो तमाम लोग जिनको बीजेपी देशद्रोही कहती थी, वो आज उनकी बीजेपी की लिस्ट में। वडगाम का एग्जाम्पल आपके सामने है। हम कभी दूसरी पार्टी के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। आज गुजरात की जनता के सामने हम तमाम जो मुद्दे हैं, हम बता रहे हैं कि भैया ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, कौन मालिक है इसका। हम पूछ रहे हैं, लट्ठा कांड हुआ, एसआईटी बनी, क्या हुआ। हम पूछ रहे हैं संदेश न्यूज़ के माध्यम से कि मोरबी में जो एसआईटी बनी वो प्रभु राम ने बनाई, लक्ष्मण जी ने बनाई, हनुमान जी ने बनाई, किसने बनाई वो? आज तक पूरे मीडिया चैनल के पास एसआईटी की कॉपी नहीं है कि सीएम के ऑर्डर से बनी है, वो कैबिनेट ने बनाई है, विधानसभा ने बनाई है, किसने बनाई है? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। मोरबी के मामले में कब कांग्रेस ने जाके विरोध किया कहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मीडिया से लेकर और वहाँ स्पॉट तक, हम इस तरह की चीज़ों पर राजनीति नहीं करते। माननीय राहुल गांधी जी ने स्वयं पहले दिन कहा कि मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, कलकत्ता में पुल गिरा तो मोदी जी ने पूछा, दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब हम पूछना चाहते हैं, भाई मोरबी में एक्ट ऑफ फ्रॉड जो हुआ, उसमें जो मुख्य आदमी है, जो मुख्य आरोपी है, उसका नाम एफआईआर में भी क्यों नहीं? वो जो एसआईटी बनी वो कितने दिन में जांच करेगी? कहीं पर कोई चीज तय नहीं है, पूरा एक्ट ऑफ फ्रॉड है ये। सैकड़ों लोग मर जाएं और एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी ना ले, एक इस्तीफा ना हो, एक सरकारी अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी है वो जेल ना पहुंचे, सैकड़ों लोग मरने के बाद भी ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। लेकिन हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। ठीक है सर, मुद्दा ये भी है कि जब एक्ट ऑफ फ्रॉड की बात कांग्रेस करती है, लेकिन फ्रॉड जब सामने आते हैं तो कांग्रेस खुलकर मैदान में नहीं आती, आंदोलन नहीं होते हैं, जो नेता हैं उनके झब्बे के सल तक न गिरे, यहाँ तक मीडिया और सोशल मीडिया में ही सिर्फ बातें होती हैं, ग्राउंड पर कांग्रेस नहीं जाती। मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को और मुखरता के साथ तमाम आंदोलनों को पूरी तरह से जनता के बीच में ले जाना चाहिए था। ये हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है, इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। जब चुनावी माहौल में ऐसा भी होता है सर कि वो लोग कांग्रेस की रणनीति तैयार करते हैं जो खुद चुनाव हार चुके हों। देखिए, अगर उस ढंग से देखेंगे, चुनाव हारना या चुनाव जीतना, लोकतंत्र में केवल चुनाव हारना या जीतना ही सब कुछ नहीं। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे, एक नहीं कई हारे। चुनाव तो इंदिरा जी भी हारी। पूरी पीढ़ी निकल गई सर, गुजरात में 27 साल हो गए, किसी ने सरकार नहीं देखी सर कांग्रेस की। बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ, कहीं ना कुछ कमियां हमसे रही। जनता ने फिर भी भरपूर आशीर्वाद दिया। अगर आपको जनता हमेशा 40% से ऊपर वोट दे रही है, 50 से ज़्यादा सीटें दे रही है, अगर 90 के करीब उनके सीटें 99 आई थी, इस बार हमारी लगभग 8-10 सीटों का फर्क रहा, अगर उस तरह से इधर आ जाती तो हम सरकार बनाने की पोजीशन में रहते। उसके बाद भी जिस तरह से मुखरता से हमें विरोध करना चाहिए था, शायद नहीं कर पाए। सर, कांग्रेस के भी घर कांच के ही हैं। गुजरात जब से अलग हुआ, 1962 में पहली बार चुनाव हुआ, जीवराज मेहता गुजरात के सीएम बने, उनको लेके आज तक एक सिर्फ माधव सिंह सोलंकी को छोड़ दीजिए, कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री पूरा 5 साल नहीं कर पाया। गुटबाजी तो कांग्रेस में जब से गुजरात अलग से हुआ तब से चल रही है, और आज भी वही बीमारी से ग्रस्त है गुजरात की कांग्रेस। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोकतंत्र में गुटबाजी एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमसे सवाल पूछा जाता है, आपके यहाँ अगर टिकट कटता है तो मुखर होकर वो कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन के सामने आके नारे लगाते हैं। बीजेपी में तो ऐसा नहीं होता। तमाम पत्रकार मेरे से पूछते हैं। बीजेपी में होता यह है कि जो अभी उनकी सेंस प्रक्रिया चली, उसमें रूपाणी साहब ने भी टिकट मांगा, पटेल साहब ने भी टिकट मांगा, नितिन पटेल जी ने भी, तमाम मंत्रियों ने टिकट मांगे, लेकिन ऊपर से एक फाइल साथ में रख दी गई उनके कि आपके ये घोटाले हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है,
हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ मैं कहूँगा अति लोकतंत्र है, लेकिन अति लोकतंत्र भी पार्टी को नुकसान देता है। मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग जीतते हैं और फर्क ये है कि कांग्रेस में हारते हैं, फिर भी वही पुराने चेहरों को मैदान में रखा जाता है सर। बदलाव होना चाहिए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि पुराने चेहरे जिनके ऊपर हम कई बार दाव लगा चुके, उनको उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और लेकिन इसमें साथ साथ एक चीज़ और है, कांग्रेस की एक नीति रही है कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो मनीष भाई आपके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। 5 साल की आपकी परफॉर्मेंस जनता देखे। ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अटूट कड़ी है। सर ये तो किया ही नहीं ना, कांग्रेस ने भी नहीं कहा। दूसरा, अगर एक विधायक रहा है तो उसके विधायक के चेहरे पर लड़ा जाए, जनता आकलन करे इसने काम किया कि नहीं किया। भाजपा क्या कर रही है, सबके चेहरे बदल दो, कोरोना के जो घाव हैं वो ढक जाएंगे। आप मोरबी का विधायक जो 2 साल पहले बना था उसको भी बदल दो ताकि मोरबी का घाव भी भर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार कोरोना, मोरबी और भ्रष्टाचार, ड्रग्स, लठाकांड, पेपर लीक, तमाम चीज़ें बीजेपी के घावों को, जख्मों को, जिस तरह से जो जनता को दिए हैं जख्म, वो नहीं भर पाएंगे। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में कमी रह जाती है। 2002 का एक वक्त छोड़ दें जब गुजरात बीजेपी में 127 से ज़्यादा बैठकें आई थी। 2007 में भी अच्छा मौका था कांग्रेस के पास, 2012 में भी था, 2017 में तो बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना देगी। क्या वजह रह जाती है कि कांग्रेस मतलब इतने में छूट जाती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। कुछ कमियां हमारी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में केस थे। वो सब केस वापस हो गए, अब वो देशभक्त हो गए। फ़ायदा भी लिया और रघु शर्मा जी ये भी कहते हैं कि पाटीदारों से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगर होता तो सूरत में हम क्यों हारते हैं? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि पाटीदारों की वजह से सूरत हम हारे। शहरों में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण जिस तरह का है और शहरों में हिंदुत्व की बात जिस तरह से बीजेपी ने फैलाई है, तो उस ध्रुवीकरण के कारण शहर हमारे कमज़ोर हैं। हमारा संगठन भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। बीजेपी वहाँ आरएसएस को लेके स्ट्रांग है, वो मूल कारण रहे। पटेलों ने हमारे साथ दिया, पाटीदारों ने ऐसा नहीं कि साथ नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो सौराष्ट्र में अच्छा नहीं रहते हम, नॉर्थ गुजरात में हम अच्छा नहीं रहते। तो इसको जाति के एंगल से ना देखा जाए, लेकिन ज़रूर इतना रहा कि कहीं ना कहीं इनको अल्पेश और हार्दिक को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चूक रही स्ट्रेटजी को बनाने में। अदरवाइज आज दोनों छोड़कर नहीं जाते। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। अल्पेश हारे बाई इलेक्शन में, और मेरे से एक कागज़ पे मैं आज आपको लिख के देके जाता हूँ संदेश न्यूज़ पे, हार्दिक पटेल बहुत बुरी तरह से अपनी सीट हारेंगे। जनता पाला बदलने वालों को, अपने फायदे के लिए जो नेता अपने पाले बदलते हैं, उनके साथ कभी नहीं रहती है। छोड़ के आए हुए हैं 11 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिताया भी सही है सर गुजरात में, कांग्रेस में से आए लोगों को। बाई इलेक्शन में एक फ़र्क रहता है। बाई इलेक्शन में वो लोग कैंडिडेट स्ट्रांग थे, तभी कांग्रेस से जीते थे, उनकी पकड़ थी अपनी। और सरकार जब बीजेपी की है तो स्वाभाविक है कि जनता सोचती है सरकार के साथ चलो। ठीक है। लेकिन उस समय में और अब में फ़र्क है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार भी बन गई गुजरात में, उसके बावजूद उनकी जो विधायक खरीदने की भूख थी वो कम नहीं हुई। किसी की फाइल निकाली, किसी को लालच दिया, और उन्होंने सरकार बनने के बाद भी पार्टी को तोड़ा हमारी को। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन गुजरात की जनता ये सब चीज़ें देख रही है। सर हमारे यहाँ पर कहावत है गुजराती में, जो खरीदा जाता है वो तो ठीक, लेकिन बिकाऊ माल न होना चाहिए, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स की भी कमी है जो बिके। इस बार हमने जो टिकट दिए हैं उसमें ठोक बजा के ये चीज़ भी चेक की है कि भागेगा तो नहीं, हमारा साथ तो नहीं छोड़ेगा। आइडियोलॉजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हमने टिकट दिया है। बीजेपी से बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं अभी भी, लेकिन उनको हम इसीलिए नकार रहे हैं कि आइडियोलॉजी के साथ आप कितने दिन रहेंगे, कल को वापस तो नहीं गड़बड़ करेंगे, इसलिए हमने थोड़ी दूरी भी बनाई है। ठीक है सर, ध्रुवीकरण की बात कही आपने। जगदीश ठाकुर जी कहते हैं कि इस देश के, जैसे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के प्राथमिक संसाधन जो हैं उन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और फिर इस गुजरात, जिस भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रयोगशाला समझती है, उसमें हिंदू वोटर्स कैसे उसके साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ? और यही जगदीश ठाकुर ने इस बात को रिपीट की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था, आपने अगर पूरा बयान सुना हो, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के पास एक हक था कि वो, उनके पास एक ऑप्शन थी कि वो पाकिस्तान चले जाएं। उसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को अपनाया, और कहीं ना कहीं उनकी हालत पिछड़ी है अभी।
तो वो केवल मुस्लिम्स तक बात नहीं है। जो भी पिछड़ गया है 70 साल के इस विकास के इतिहास में, उनका अधिकार इसलिए ज़्यादा बनता है कि वो पिछड़ गए हैं, चाहे वो दलित हों, मुस्लिम हों, ट्राइबल्स हों। उन्होंने इंडिविजुअली सर मुसलमानों की बात देखिए, कही वो थी। एक इंडिविजुअली कोट करने वाली बात हो गई। अधिकार सबका है जो पिछड़ गया है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि जो पिछड़ गया है सबको आगे आना चाहिए, जबकि बीजेपी हमेशा से रिजर्वेशन का अपोज करती रही है। आप देखिए, हमेशा से चाहे आरएसएस की विचारधारा रही हो कि पिछड़े आगे आए, कांग्रेस की विचारधारा है सब आगे आए। मुसलमानों को इस बार भी 5 जैसे उम्मीदवारों को टिकट दी है कांग्रेस ने खासतौर पर। अब कांग्रेस में ये कमिटेड वोटर माने जाते हैं मुसलमान, खासतौर पर SC ST आदिवासी जो लोग हैं, वो हाथ से धीरे 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 कर सरक रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम जाति और धर्म देखकर आगे बढ़ रहे हैं। हम ट्राइबल्स के लिए कह रहे हैं कि 2006 का ट्राइबल्स राइट एक्ट जो था, फॉरेस्ट राइट एक्ट, सर जाति धर्म तो कांग्रेस ने शुरू किया खाम से। ऐसा मैं तो इस बार से जाति और धर्म तो मैंने कहा, हिंदुत्व हो या हिंदुस्तान की इतिहास हो, 200,000 साल से चल रहा है और सब लोग ध्यान देते हैं। आप मुझे बताइए ना, आरएसएस का कौन सा चीफ मुस्लिम बना आज तक? आरएसएस का कौन सा चीफ दलित बन गया आज तक? एक भी नहीं, जीरो। तो जाति और धर्म सब लोग कहीं ना कहीं माइंड में, पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनका प्रभाव है। इसको ना बीजेपी डिनाई कर सकती है, ना मैं कर सकता हूँ, ना मनीष भाई कर सकते हैं। उसमें सेंध डालने के लिए इस बार ओबीसी की पार्टी भी गुजरात में कहीं उम्मीदवार खड़े रखे हैं उसने, तो उससे कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? ओवैसी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। मैंने कहा, ये ओवैसी के पास कोई ईडी सीबीआई तो पहुंचती नहीं है। वो उनको बीजेपी शायद, मुझे लगता है, फंडिंग भी करती है। आपके उनके 5 विधायक आए बिहार के अंदर। अब मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं कि ये वोट कटवा बीजेपी के इशारे पर काम करता है। उत्तर प्रदेश का मुझे चुनाव याद है, ओवैसी का एक स्टेटमेंट आया, मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूँ, और 15 मिनट में एक न्यूज़ चैनल गए और योगी आदित्यनाथ ने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो ये मिला जुला जो खेल है ना, अभी भी बाई इलेक्शन में बिहार में हम 2000 वोट से हारे, ओवैसी की पार्टी 12,000 वोट ले गई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके। बीजेपी के लिए जो काम कर रहे हैं इस समय, बीजेपी को जिताने के लिए, वो वास्तव में कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी से डरे हुए हैं। वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे ओवैसी, तो ओवैसी के यहाँ ना ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। उनकी मजबूरी भी है, लेकिन मुस्लिम भाई भी समझते हैं। આ હતા આલોક શર્માજી, જેમણે તમામ સવાલોના જવાબ આપ્યા। કોંગ્રેસને 125 સીટોનો ટાર્ગેટ પણ આપ્યો, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે આ વખતની પરિસ્થિતિ 18 આંદોલનો અને આંદોલનોની જે મોજા હોય છે, એ મોજા પર ચડીને જ્યારે કોંગ્રેસની રાજનીતિ ચાલતી હોય, એવામાં આ વખતની રણનીતિ કોંગ્રેસની શું છે અને કેવી રીતે કોંગ્રેસ આ વખતે નૈયા પાર લગાવે છે, તે 8 તારીખે ખબર પડશે। આભાર સર, થેન્ક યુ સો મચ।